हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिकल हब फॉर यू। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं अपनी 4th लोकसभा सीट जिसका नाम है मेरठ लोकसभा। वैसे तो आपको पता ही होगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं मेरठ शहर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और जो मेरठ शहर है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा से ही लीड करता रहा है। जो हवा मेरठ के अंदर वही है उससे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अछूता नहीं रहा है, चाहे वो बागपत लोकसभा हो, कैराना लोकसभा हो या फिर आपकी मुजफ्फरनगर लोकसभा हो। कहीं ना कहीं मेरठ लोकसभा हर लोकसभा क्षेत्र को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा है कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करता है। अगर आप बात करो मेरठ की तो मेरठ अपने आप में ही काफी प्रसिद्ध नाम है, क्योंकि यहां से ही 1857 की क्रांति जिसके अंदर मंगल पांडे ने सबसे पहला बिगुल अंग्रेजों के खिलाफ फूका था और वहीं से ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। और तब से भारत के जो क्रांतिकारी थे उनके अंदर एक मोटिवेशन आया और उन्होंने जो एक 1857 की क्रांति का जो बिगुल मेरठ शहर की छावनी से फूका गया उसको फिर आगे लेके गए, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो या तात्या टोपे हो या मंगल या फिर आपके पेशवा हो। उन्होंने काफी हद तक 1857 की क्रांति में मेरठ की जो चिंगारी थी उसको फॉलो किया और कहीं ना कहीं अंग्रेजों को सबसे बड़ा सेटबैक मेरठ शहर से लगा। तो अपने आप में ही काफी प्रसिद्ध शहर है और यहाँ पर भारतीय आर्मी की नंबर 2 की कैंट छावनी है, जो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा जब आप मेरठ शहर के अंदर जाओगे कि काफी मेरठ के अंदर आर्मी के जवान रहते हैं। 2 ब्रिगेड हैं, काफी फेमस सिटी है और काफी भी बड़ा एरिया मेरठ कैंट के लिए छोड़ा हुआ है मेरठ शहर के अंदर। तो मेरठ शहर काफी प्रसिद्ध है। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो प्रमुख यहाँ पर गन्ना उत्पादन हो या फिर यहाँ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो। और यहाँ आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार विशेष तौर पर यहाँ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को काफी प्रोत्साहित कर रही है। चाहे यहाँ पर अभी 2-3 जैसे कैंची उद्योग हो, ये काफी फेमस उद्योग हैं मेरठ शहर के लिए। और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि पहले यहाँ पर ऑटोमोबाइल में सोतीगंज हुआ करता था जहाँ पर चोरी की गाड़ियाँ बिका करती थी, लेकिन वो अभी बंद हो गया है। सरकार काफ़ी उस पर स्ट्रिक्ट थी और यहाँ पर क्योंकि कुछ गैर कानूनी काम होते थे इसलिए सरकार ने इसको बंद करा दिया। अगर मैं मेरठ लोकसभा क्षेत्र के इतिहास की बात करूं तो 1952 में सबसे पहले यहाँ पर चुनाव हुए और शाहनवाज खान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने 1952 में यहाँ से जीत दर्ज की और वो 1957 और 1962 के अंदर भी मेरठ से चुनाव जीते। अगर मैं 1967 की बात करूं तो महाराजा सिंह भारती जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार को 1967 के अंदर हरा दिया। अगर मैं बात करूं उसके बाद 1971 में चुनाव हुए और यहाँ से फिर से शाहनवाज खान जो 1952 से 1962 तक जीते थे वो फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद यहाँ पर 1977 में चुनाव हुए जहाँ पर कैलाश प्रकाश जो जनता पार्टी उस टाइम काफी पॉपुलर हो चुकी थी वो यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद 1980 और 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार मोहसिन किदवई यहाँ से चुनाव जीते। उसके बाद 1989 में हरीश पाल यहाँ से जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते। उसके बाद सबसे पहला जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती वो जीती 1994 में यहाँ पर चुनाव रद्द हो गए थे। 1996 में यहाँ पर सबसे पहले अमरपाल सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, क्योंकि उस समय राम मंदिर की लहर चल रही थी पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर, तो यहाँ पर अमरपाल सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वो यहाँ पर चुनाव जीते। 1998 में फिर से वो यहाँ पर चुनाव जीते।
लेकिन 1999 में भारतीय कांग्रेस के काफी पॉपुलर लीडर हैं आज भी अवतार सिंह भड़ाना, जो फरीदाबाद से भी 2-3 बार लोकसभा एमपी रह चुके हैं और वो काफी गुर्जर बिरादरी के पॉपुलर लीडर थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चुनाव लड़ा 1999 के अंदर और वो यहाँ पर चुनाव जीते। उसके बाद यहाँ पर 2004 में शाहिद अखलाक जो मुस्लिम प्रत्याशी थे, लगातार उन्होंने उसके बाद भी 2-3 बार चुनाव लड़ा। वो मेरठ शहर के मेयर भी रहे, काफी फेमस लीडर हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी के और काफी कद्दावर लीडर थे मुस्लिम समाज के। तो उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीते 2004 के अंदर बसपा के टिकट पर। और लेकिन 2009 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र अग्रवाल पर भरोसा जताया और राजेंद्र अग्रवाल ने शाहिद अखलाक मलूक नागर को यहां से चुनाव हराया। 2009 में भी, 2014 में भी और 2019 में लगातार 3 बार वैश्य प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के मेरठ से लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या 2024 में परिस्थितियां बदलने वाली हैं? क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी यह सीट चौथी बार जीत पाएगी? क्या है यहाँ का गणित, क्या है यहाँ के समीकरण, किस तरीके से यहाँ पर लोग वोट करते हैं, किस तरीके से यहाँ का वोटिंग पैटर्न है? क्या जो बसपा लगातार एक मजबूती से चुनाव पिछले 2-3 बार से जीत रही है, क्योंकि पिछली बार 2019 में बहुत ही जबरदस्त टक्कर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जो थे याकूब कुरैशी, उन्होंने राजेंद्र अग्रवाल को दी। मतलब इतनी भयंकर जबरदस्त टक्कर थी कि 4-5 हजार वोट के मार्जिन से ही राजेंद्र अग्रवाल चुनाव जीत पाए। और लगातार पूरे दिन जब काउंटिंग हो रही थी तो बहुत ही शानदार जो एक जबरदस्त भिड़ंत होती है वो महागठबंधन और भाजपा के उम्मीदवार में देखने को मिला। अभी मैं यहाँ के समीकरण की बात करूं तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी थोड़ी मजबूत पार्टी दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख के करीब दलित मतदाता हैं और अगर दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो एक पूरा फेमस कॉम्बिनेशन है और एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है, जो कि लगातार आपको पिछले चुनावों में भी देखने को मिली थी। अगर आपने देखा हो कि पहले सुनीता वर्मा जो इस हरिकांत अहूवालिया जो अभी के मेयर हैं, उनसे पहले जो सुनीता वर्मा ने जो चुनाव लड़ा वहां पर वो बसपा के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो अभी मौजूद राज्यसभा एमपी हैं कांता कर्दम, उनको बहुत ही शानदार तरीके से हरा दिया, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम और दलित पॉपुलेशन काफी ज्यादा है शहर के अंदर और बहुजन समाज पार्टी एक ताकतवर पार्टी के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ती आई है। तो इसलिए 2024 के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बहुजन समाज पार्टी किसी ऐसे कैंडिडेट को उतार देती है कि जो भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट करे, या फिर से बहुजन समाज पार्टी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को ही चुनाव लड़ाती है। मतलब कुल मिलाकर जो समीकरण है वो डिपेंड करते हैं कि क्या गठबंधन होगा, क्योंकि 2019 के अंदर तो 2 ही फाइट थी, या तो सपा बसपा का जो कैंडिडेट था या भाजपा का, वहां पर कांग्रेस बिल्कुल नदारद थी। इसका ही मतलब है कि क्या मुस्लिम जो मतदाता हैं मेरठ लोकसभा के, वो क्या एक बार कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं? क्या कांग्रेस के 2-3 लाख वोट अगर इधर उधर हो जाते हैं तो वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट करेंगे? लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी चौथी बार फिर से राजेंद्र अग्रवाल को टिकट देने जा रही है? मुझे लगता है कि शायद इसके अंदर 50-50 चांस है, क्योंकि 3 बार के लोकसभा एमपी हैं और थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी प्रत्याशी के तौर पर उनके खिलाफ देखी जा सकती है। तो मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद कैंडिडेट बदल दे, शायद किसी वैश्य प्रत्याशी को ही उतार दे जो उनके मुकाबले मजबूत हो। लेकिन यह सारी बात संगठन के ऊपर डिपेंड है, क्या संगठन फैसला लेता है। लेकिन अगर मैं असेंबली वाइज बात करूं तो मेरठ लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पहला विधानसभा क्षेत्र मेरठ कैंट है, वहां से अभी अमित अग्रवाल विधायक है और वो 1,60,000 वोट लेकर आए थे अभी
जो रिसेंटली 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ है। और उनके खिलाफ जो लड़ी थी अहलावत, मोनिका अहलावत, उनको मात्र 67 या 68,000 वोट मिले। तो करीब करीब वो 90 या 95,000 वोटों से जीते। और उनका जो वोटिंग परसेंटेज था वो 66% वोट था, जो एक काफी हाई मार्जिन है। और यही जो विधानसभा है मेरठ कैंट, वही मेनली भारतीय जनता पार्टी को लीड कराती है मेरठ लोकसभा के अंदर। और लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती दिखी है पिछले चुनावों के अंदर। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी का, जिसका अभी तक कोई भी विपक्षी पार्टी कोई भी इसका तोड़ नहीं ढूंढ पाई है। और ये सबसे बड़ा सेटबैक है अदर पार्टियों के लिए मेरठ लोकसभा में। अगर मैं दूसरी सीट की बात करूं तो यही मेरठ की आती है किठौर विधानसभा। किठौर विधानसभा जो मेरठ का थोड़ा ग्रामीण इलाका है, जिसमें किठौर शहर है या हापुड़ से जो आगे का इलाका है, वो जो गांव है वो किठौर विधानसभा के अंदर आते हैं। और यहाँ से समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता, जो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, शाहिद मंजूर, उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी के काफी फेमस लीडर हैं। और पिछली बार वो विधायक थे, 2017 के अंदर चुनाव जीते शाहिद मंजूर को हराकर। सत्यवीर त्यागी, वो मात्र सत्यवीर त्यागी 4,000 वोटों से शाहिद मंजूर से इस बार हार गए। लेकिन बहुत ही जबरदस्त चुनाव लड़ा और शाहिद मंजूर को कहीं ना कहीं एक जबरदस्त टक्कर दी। अगर महागठबंधन नहीं होता समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल के साथ, तो फिर से सत्यवीर त्यागी यहां से चुनाव जीतते, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतते। और वो भारतीय जनता पार्टी का एक फेमस चेहरा बन चुके हैं किठौर विधानसभा के अंदर। अगर मैं तीसरी विधानसभा की बात करूं तो ये आती है मेरठ। मेरठ विधानसभा बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफी हाई है। और यहाँ पर लगातार 2 बार रफीक अंसारी, जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, काफी शांति प्रिय हैं, काफी फेमस हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, वो यहाँ से चुनाव जीते हैं। 1,06,000 वोट लेकर आए थे। और जो कमल दत्त शर्मा है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें मात्र यहाँ पर 80,000 ही वोट मिले। तो करीब करीब यहाँ पर 26,000 वोट से बीजेपी हार गई। उसका सीधा सीधा मेन रीजन यह था कि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर हिंदू प्रत्याशी को उतारा। लेकिन उसका सेटबैक ये रहा कि हिंदू प्रत्याशी के उतारने से मुस्लिम जो वोट था वो पूरा इंटैक्ट होकर रफीक अंसारी को गया। इसी वजह से कमल दत्त शर्मा यहाँ पर 26,000 वोट से हार गए, क्योंकि यहाँ पर पूरे 55 से 60% के बीच पर मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट करती है। और यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी टफ है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को लीड करना लोकसभा के अंदर। अगर मैं चौथी विधानसभा की बात करूं तो वो है मेरठ साउथ, जहां से भारतीय जनता पार्टी के अभी जो राज्य मंत्री हैं ऊर्जा के स्टेट के अंदर, सोमेंद्र तोमर, लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं, काफी बड़े लीडर हैं गुर्जर बिरादरी के, और बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। और वो लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं। लेकिन उनको इस बार कड़ी टक्कर मिली थी समाजवादी पार्टी के आदिल के साथ। आदिल लगातार 3-4 बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लगातार वो 3-4 बार से ही चुनाव हार रहे हैं। तो काफी पॉपुलर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के मेरठ साउथ विधानसभा के अंदर। मेरठ साउथ विधानसभा वो है एरिया है, जब आप मेरठ में एंट्री करते हो दिल्ली की तरफ से, तो वो जो पूरा एरिया है वो मेरठ साउथ का एरिया है। तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी चुनौती दिखाई देती है। लेकिन लोकसभा के अगर चुनावों को देखो तो पिछली बार या 3-4 बार से भारतीय जनता पार्टी मेरठ साउथ में कहीं ना कहीं लोकसभा में लीड करती हुई दिखाई देती है। अगर मैं यहाँ पर 5वीं विधानसभा की बात करूं मेरठ की, तो वो आती है हापुड़। हापुड़ जो है वो अभी शामिल करी गई है मेरठ लोकसभा के अंदर। यह एक एससी सीट है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विजयपाल आरती चुनाव लड़े हैं और 2 बार से वो जीत रहे हैं। पहले यहाँ पर गजराज सिंह, जो कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता हैं, वो चुनाव जीते थे 2012 के अंदर। लेकिन 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीती है। और भारतीय जनता पार्टी हापुड़ के अंदर
जहां पर काफी दलित पॉपुलेशन है वहां पर काफी मजबूत होती दिखाई दी है पिछले चुनावों में। तो यहां से भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा के अंदर शायद लीड कर जाए। तो आपको मोटा मोटी मैं बोलूं, अगर 2019 की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ओनली एक विधानसभा में लीड करी थी और 4 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी पीछे थी हाजी याकूब कुरैशी से। लेकिन अगर महागठबंधन नहीं होता है और बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो शायद बीजेपी को ये बहुत बेनिफिट होने वाला है। शायद मुस्लिम वोट अलग अलग बट जाए या 1-2 लाख इधर उधर हो जाए। अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मेरठ के अंदर आपको देखने को मिला, मेयर के चुनाव में AIMIM के जो उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पर रहे और करीब 1,70,000 या 80,000 वोट लेकर आए, जो एक काफी बड़ा इंटैक्ट था। और जो समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान की जो पत्नी सीमा प्रधान मेयर का चुनाव लड़ रही थी वो तीसरे नंबर पर रही, जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो अभी सबसे बड़ी बात है, क्या ओवैसी साहब मेरठ के अंदर मुस्लिम जो वोट हैं क्या उन्हें डिवाइड कर पाते हैं? क्या वो थोड़ा 1-2 लाख मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींच सकते हैं? ये एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। इसी पर ही डिपेंड करेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से यहां से लीड करे, क्योंकि अभी पुराने पैटर्न को अगर मैं देखूं तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यहां पर भारतीय जनता पार्टी 48 to 47% वोट गेन कर रही है। अभी पिछले चुनाव में उसका 2% वोट बढ़ा, लेकिन अभी ओबीसी पर डिपेंड है कि क्या वो मुस्लिम जो वोट है क्या वो उसको डिवाइड कर पाएंगे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर फायदा दिला पाएंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा मेरठ लोकसभा के अंदर, ये एक देखने वाली बात होगी। तो अभी जहां तक है ओबीसी ने मेरे को लगता है कि जो उनके कैंडिडेट थे मेयर के, उनको ही लोकसभा का प्रभारी बना दिया है। वो काफी इंप्रेसिव थे, उन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, काफी युवा उम्मीदवार हैं, बहुत ही अच्छे से चुनाव लड़ा और ये सपा बसपा की नींद हराम कर दी मेरठ शहर के अंदर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या वो फिर से मुस्लिम पॉपुलेशन में जो उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, काफी युवा उम्मीदवार हैं, काफी शानदार तरीके से चुनाव लड़े हैं, क्या वो मुस्लिम पॉपुलेशन को फिर अपनी तरफ और खींच पाते हैं? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। अगर मैं पिछले 2019 की बात करूं तो यहाँ पे राजेंद्र अग्रवाल को 5,86,000 वोट मिले और हाजी याकूब कुरैशी को 5,81,000 वोट मिले। तो आपको देखना होगा कि मात्र 5,000 वोट से ही राजेंद्र अग्रवाल हाजी याकूब कुरैशी के से चुनाव जीते, जो कोई ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है। और हाजी याकूब कुरैशी ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मिली क्योंकि वो महागठबंधन से लड़ रहे थे। पूरा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है वो उन्हें मजबूती से चुनाव लड़ा रहा था और यहां पर वो जबरदस्त चुनाव लड़े और मात्र 5,000 वोट से ही हारे, जो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा सबक था कि अगर महागठबंधन अपना प्रत्याशी शानदार दे और वो मजबूती से अगर महागठबंधन चुनाव लड़ाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम हो सकती है। और यह बहुत बड़ा सेटबैक उन्हें देखने को मिला 2019 के अंदर। अगर मैं 2014 की बात करूं तो शानदार मोदी लहर थी और राजेंद्र अग्रवाल को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यह सीट निकालने में, क्योंकि दूसरे जो चुनाव लड़ रहे थे शाहिद अखलाक, उन्हें यहाँ पर 3 लाख वोट मिले थे और यहाँ पर जो शाहिद मंजूर थे उन्हें यहाँ पर 2,11,000। आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि जो मुस्लिम वोट था वो दोनों तरफ डिवाइड हुआ। 2,11,000 शाहिद मंजूर को मिला, 3 लाख जो मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन था उसमें 3 लाख वोट शाहिद मंजूर को मिला। अगर महागठबंधन होता तो 5,11,000 के अंदर। इसका मतलब यह है कि अगर महागठबंधन होता है तो यहाँ पर मेरठ लोकसभा में बहुत ही कांटे की टक्कर है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है अगर महागठबंधन हो, लेकिन अगर यहाँ पर महागठबंधन नहीं होता तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक प्लस पॉइंट है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से साफ चुनाव
जीतती हुई दिखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरठ लोकसभा में जो वोटिंग पैटर्न है वो ध्रुवीकरण पर आधारित है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम चुनाव है। और हिंदू मुस्लिम चुनाव की वजह से यहाँ पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और जो एक मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट होता है उसको, दोनों को सीधा सीधा फायदा मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर सपोर्ट। तो मैं 2019 की बात करूं, 2014 की बात करूं तो बिल्कुल राजेंद्र अग्रवाल बहुत ही शानदार तरीके से चुनाव जीते थे और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वो 2,30,000 वोट से यहां से चुनाव जीत गए। अगर 2009 की बात करूं तो राजेंद्र अग्रवाल को यहां से 2,52,000 वोट मिले और जो मलूक नागर थे बसपा के, उन्हें यहां से 1,84,000 वोट मिले। तो उस समय जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कुल पड़े वोटों का जो परसेंटेज था वो 27 टू 28 मिल रहा था। लेकिन पिछले जो दो लगातार चुनाव गए हैं 2022 का और 2019 और 2014 का, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 50% के आसपास वोट लेती हुई दिखी है। तो क्या सबसे बड़ी बात यह है कि क्या फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी 50% का जो अपना रिकॉर्ड है क्या उसे तोड़ पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बदल पाएगी? क्या यहाँ के संगठन को किसी एक नए चेहरे की तलाश है? वो सारी बात अभी सामने हो जाएंगी जब चुनाव आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आपको देखा ही होगा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी और कांता कर्दम जो दो मेरठ के चेहरे हैं उनको राज्यसभा में भेजा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मेरठ की राजनीति पर उसका कब्जा रहे और उसने सबक सीखा है विधानसभा से, क्योंकि विधानसभा के अंदर वो मेरठ जो जिला है उसके अंदर काफी सीट हार गई थी महागठबंधन से, चाहे वो सिवल खास की सीट हो, वो गुलाम मोहम्मद जो आरएलडी के थे उनसे हार गई, चाहे वो किठौर की सीट हो, चाहे वो मेरठ की सीट हो, तो काफी सीट भारतीय जनता पार्टी यहां से हार गई। तो अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मेरठ शहर के अंदर अपनी जो राजनीति है उसको बिल्कुल आक्रामक तरीके से रखना चाहती है, क्योंकि मेरठ की राजनीति ही डिसाइड करती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को, क्योंकि यहाँ पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है और वहां से काफी लीडर्स निकले हैं भारतीय राजनीति के अंदर, चाहे वो सत्यपाल मलिक हो या अभी जो बीजेपी के विजयपाल सिंह तोमर हैं राज्यसभा एमपी वो हो, या लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, या और मेरठ के जो फेमस लीडर पहले हुए हैं वो सारे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकले हैं और काफी फेमस राजनीति है। और यहाँ पर अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरठ शहर का वो है यहाँ के मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा हाईकोर्ट बेंच, जो वकील पिछले 10-12 साल से लगातार लड़ रहे हैं, कई बार अमित शाह से मिल चुके हैं, वो चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक अलग हाईकोर्ट बेंच हो जाए, वो एक यहाँ का फेमस मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ शहर को कुछ विकास की योजनाएं इतनी शानदार दी हैं कि वो तब से एक लीड ले गई है, चाहे वो बुलंदशहर मेरठ एक्सप्रेस वे हो या फिर आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, जिसने पूरे मेरठ की इंडस्ट्री को या मेरठ का जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको पूरा चेंज कर दिया है। यहाँ पर जो दिल्ली से मेरठ आने में 4 घंटे लगते थे, मात्र 45 मिनट्स के अंदर आप दिल्ली से मेरठ पहुंच जा रहे हो। मैं भी गया हूं, बहुत ही शानदार हाईवे है, पूरा न्यू अलाइनमेंट है और मैं इसके लिए माननीय नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरा एक ग्रीन अलाइनमेंट मेरठ को बना कर दिया। नहीं तो आपको पता ही होगा कि जो पुराना NH58 था मेरठ का, उस पर अभी RRTS का काम चल रहा है। अगर वो नया एक्सप्रेस वे नहीं बना कर देते तो मेरठ के लोगों को काफी प्रॉब्लम होती और यह मेरठ शहर के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात है। मैं इसका तहे दिल से माननीय नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरठ के लोगों के दुख को समझा और उन्होंने मेरठ के लोगों को एक इतना शानदार हाईवे बनाकर दिया कि ताकि वो इजीली दिल्ली आ जा सके।
अभी जो दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से मेरठ को प्रोवाइड हुआ है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट आधा पैसा दे रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों फंडिंग कर रहे हैं, वो है आरआरटीएस। आरआरटीएस दोस्तों पूरे मेरठ की इकोनॉमी को बदल कर रख देगा, क्योंकि यह लाइन ये एक पहला भारत का रीजनल रेलवे सिस्टम है जो शहर टू शहर कनेक्ट कर रहा है। अभी जो मेट्रो है दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली के अंदर ही चल रही है, लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट है अभी भारत में। अभी 6 प्रोजेक्ट और आने वाले हैं आरआरटीएस के, जो दिल्ली मेरठ पहला मेरठ को दिया गया है। यह 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और अभी 2024 के अंदर ही ये शुरू होने वाला है, इसका फेज 1 और फेज 2। तो ये मेरठ को एक काफी बड़ी सौगात है, मेरठ के लोगों को काफी इससे फायदा होगा। जो लोग एयरपोर्ट आना चाहते हैं मेरठ के या दूर दराज इलाकों में बसे हुए हैं या विदेश गए हुए हैं, वो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी मेरठ से एयरपोर्ट के लिए, और उन्हें काफी सौगात मिलेगी। और यह पूरे मेरठ के जो रियल एस्टेट है और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ही ज्यादा बूस्ट करने वाला है। और यह मेरठ की अपनी मेट्रो भी बनने वाली है, क्योंकि यह बेगम पुल से मोदीपुरम तक जा रही है और शायद फर्दर गवर्नमेंट इसे मुजफ्फरनगर तक भी ले जाए। तो सच में यह एक बहुत बड़ा कदम है सेंट्रल गवर्नमेंट का मेरठ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में। तो ये जो 2-3 योजना है, चाहे वो आकाशवाणी केंद्र खोला हो मेरठ के लिए या फिर क्षेत्रीय हवाई सेवा को बढ़ाने की बात हो, मेरठ एयरपोर्ट जो अभी प्रतापपुर हवाई पट्टी है वहां से, तो ये जो सारी चीजें हैं वो मेरठ को एक नई दिशा दे रही हैं। और जो मेरठ का नाम है शिक्षा एजुकेशन के अंदर, यहाँ पर काफी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, उनका काफी नाम है, चाहे वो सुभारती हो या चौधरी चरण सिंह हो या फिर 2-3 और भी यूनिवर्सिटी हैं, काफी 50-60 कॉलेज हैं। तो वो इसके एजुकेशन सिस्टम को, इसकी स्पोर्ट्स कल्चर को, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दे के गए हैं मेरठ को सरदना विधानसभा में, वो एक जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको पूरा खेल के लिए प्रोत्साहित करेगा। और मेरठ के बच्चे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से खेल के अंदर नई नई ऊंचाइयों और आयामों को जाएंगे। अभी मैं मेरठ का अगर कास्ट वाइज सिस्टम या यहाँ का पूरा जो पैटर्न देखूं, तो यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन 6 लाख के आसपास है और दलित पॉपुलेशन यहाँ पर 3 लाख के आसपास है। इसीलिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी थोड़ी मजबूत दिखाई देती है। लेकिन मैं कहीं दूसरी तरफ और जातियों की बात करूं तो यहाँ पर बनिया बेसिकली वैश्य यहाँ पर 3 लाख के आसपास है, ब्राह्मण यहाँ पर 2 लाख के आसपास है, जाट मतदाता यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास है, ठाकुर 1 लाख के आसपास है, गुर्जर यहाँ पर 1 से 1.5 लाख के बीच में है, त्यागी समाज यहाँ पर 80-90 हजार के बीच में है। तो इन सब को देखते हुए पूरा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। यह एक तरीके से पूरा भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार 50% के अराउंड यहाँ पर वोट ले रही है। अभी 2024 के अंदर सबसे बड़ी बात है, अगर महागठबंधन नहीं होता है तो यहाँ से क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत है। अगर महागठबंधन हो जाता है और यह सीट बसपा के खाते में जाती है तो बसपा यहाँ से एक मजबूत कैंडिडेट अगर उतार देती है तो बसपा यहाँ से फाइट में रहेगी, काफी कड़ा मुकाबला होगा। सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी क्या अपना प्रत्याशी बदलती है, क्या एक नया प्रत्याशी लेकर आती है या फिर से राजेंद्र अग्रवाल पर ही भरोसा जताती है, ये सब एक देखने वाली बात होगी। अभी पता चलेगा 2024 जब भारतीय जनता पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तब बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। मैं तब भी आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत और बाय।